Hello friends, so today we'll be doing class 11 chapter number 2 structure of atom. So without wasting time, let us start and solve some MCQs. So here comes the first question. Rutherford's experiment which established the nuclear model of atom used a beam of बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, हीलियम एटम्स, हीलियम न्यूक्लियस। अब देखिए जैसे कि आपको पता ही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जिनका यूज़ किया गया है। तो अब हमें ये जानना है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। क्या वो बीटा पार्टिकल हैं, क्या वो गामा रेज हैं, या वो हीलियम एटम्स हैं, या वो हीलियम न्यूक्लियस हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात होगी तब हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, अब हीलियम न्यूक्लियस क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस ये है कि न्यूक्लियस लिया आपने हीलियम का जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, उनको आपने क्या कर दिया, उनको आपने यहाँ से निकाल दिया, रिमूव कर दिया। तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल चुके। तो He2+ दैट इज कॉल्ड द हीलियम न्यूक्लियस एंड दिस इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकियों से, बाकी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा अल्फ़ा पार्टिकल होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि बीटा पार्टिकल और गामा रेज, दो इन चीज़ों के बारे में भी बात हो रही है। तो बीटा पार्टिकल क्या है, जब भी बीटा पार्टिकल के बारे में आपसे पूछा जाए, सो बीटा पार्टिकल जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाती है गामा रेज की, तो गामा रेज क्या है। नाउ गामा रेज आर द फोटोन्स, आप बोल सकते हैं दीज आर फोटोन्स, मीन्स दीज आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको आप फोटोन्स या क्वांटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गामा रेज क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, ये जो रेज हैं ये न्यूट्रल हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोन्स की बनी होती हैं, क्योंकि मैटर की नहीं बनी हुई हैं, तो इसलिए इनका कोई चार्ज भी नहीं होता है। बीटा पार्टिकल्स वहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसको हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन के। तो उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो आप जानते हैं, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतने इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा का पूरा मुझे मास मिल गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना केजी के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसके निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा कि टोटल कितना दिया हुआ है आपको 1 kg में निकालना है, तो 1 kg ऊपर लिया, डिवाइडेड बाय कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना kg आता है, इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 6 और 9 के साथ आपको डिवाइड करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है दैट विल कम इक्वल टू, यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स आपको निकालने हैं तो केजी के साथ आपने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 ये पूरा नंबर लिखकर इसके साथ अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने मिलेंगे, बस मैं ऑर्डर निकाल देता हूँ आपके लिए, यानी 10 की पावर्स में
तो जब इसको इसके साथ आप माइनस करेंगे तो 10 की पावर -8 आएगा और वो ऊपर जाकर 10 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका आंसर बन जाएगा, ये वाला 10 की पावर 8 वाला। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने ये मल्टीप्लाई में लिख रखा है, बट एक्चुअल में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपने यहाँ पे देख लेना है। सो दैट इज़ द डिफरेंस हियर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन की, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल weighing 200 grams and moving at a speed of 5 मीटर पर आवर। ओके, 5 मीटर पर आवर इज ऑफ द ऑर्डर, मतलब आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो ये जो वेवलेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव निकालते हैं तो उसको डी ब्रॉगली वेव ही बोलते हैं। और डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ होती है वो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, वेयर एम इज़ द मास एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच तो आपको पता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है आपका 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, उसके बाद नीचे मैं मास लिखता हूँ। अब देखिए हर चीज़ आपकी ऐसे यूनिट्स में ही हो, ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वो प्रॉपर वे में आएगा। तो यहाँ पर आपके जो है ये तो चलिए हमने कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर ग्राम में है, बट ऐसे सिस्टम में करने के लिए ग्राम को आपने केजी में चेंज कर दिया, यानी 200 को डिवाइड कर दिया आपने 1000 के साथ। ठीक है, और साथ में जो स्पीड है या वेलोसिटी है दैट इज़ 5 मीटर पर आवर। तो आपने क्या किया, आपने 5 मीटर और आवर्स को कर दिया आपने 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, देखिए ये 20 से 20 कैंसिल, ये 5 2 ज़ा 10 और 10 के साथ ये कैंसिल, ये 3600 चला जाएगा ऊपर। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आंसर आएगा आप निकाल सकते हैं, देखिए इंटू 3600, ये जो आंसर जो आएगा आपका मीटर्स में आ जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये 6 है, और अगर यहाँ पर 1 2 3 इसको 3 ज़ीरो मान के चलें आप ना, क्योंकि 3000 के अराउंड है तो मतलब 3 ज़ीरोज़ यहाँ हैं, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -34, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर जो है आपका 30 मीटर आंसर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ तो -31 बन रहा था, बट यहाँ पर जब आपका 6 बच गया और यहाँ पर आपका 3 बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी आपका जो नंबर है वो 10 से ऊपर हो जाएगा, तो 1 ज़ीरो वहाँ से आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने कर दिया 10 टू द पावर -30 मीटर आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखिए अब आप अगर आप लोग एमसीक्यूज़ निकाल रहे हैं, पेपर में एमसीक्यू आएंगे, तो हमें थोड़ी एग्जैक्ट आंसर निकालना है, हमें तो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप 10 की पावर्स को ही सॉल्व करें, लगभग 10 की पावर को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए होंगे उन ऑप्शंस में आपका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। देखिए इनकी पावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट आंसर भी निकालेंगे तब भी आपका मैच हो जाएगा आंसर। तो जो आपका सबसे नियरेस्ट होगा उसको ऑप्शन को टिक लगा देना आपने सिंपली। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ देखिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स की। अब नोडल प्लेन क्या होता है कि देखिए जब आप पी ऑर्बिटल्स के आप जब डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले पी का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जैसे आप पी एक्स बना रहे हैं तो पी एक्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस बनता है। अगर आप पी वाई बना रहे हैं तो पी वाई कहाँ बनता है, वो बनता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस बनता है। और अगर आप जो है वो पी जेड बना रहे हैं तो वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस बनता है। इसमें नॉडल प्लेन क्या होता है, नॉडल प्लेन एक्चुअल में आपका वो प्लेन है जिसके अलॉन्ग जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो रीजन्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पर ये नॉडल प्लेन जो है वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी इसी में आपको बताना है। तो इसी में ये देखिए जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप क्या बोल देते हैं, इसको आप नॉडल पॉइंट या नॉडल प्लेन बोल देते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला। तो मतलब एक्चुअल में यहाँ पर एक एक ही पॉइंट आ रहा है सब में। ठीक है, तो आपको तो बस पी एक्स पूछा था तो आपने सिर्फ पी एक्स का ही जवाब देना है, तो पी एक्स में एक पॉइंट आता है, तो 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, आंसर 1 है। उसके बाद आते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ एलिमेंट, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिग्रेशन जो है वो ये दे रखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो पूछा गया है क्या ये ग्राउंड स्टेट है, तो बिल्कुल ये ग्राउंड स्टेट है। एक्चुअल में ये एक एक्सेप्शन है। कैसे, आप पहले तो ऐड करके एटॉमिक नंबर देखें कितना बनेगा, 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12, 6 18, 18 तक बन गया आपका आर्गन 18। ठीक है, ये हो गया आपका आर्गन, ठीक है 18, आर्गन 18 बन चुका है। अब ये 3d5 4s1, तो ये कितना बना देखिए आपका, ये जो है ये बन रही है आपकी 18 1 19, 19 और 5 24। तो 24 किसका अटोमिक नंबर होता है, 24 अटोमिक नंबर होता है आपका स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का होता है आपका अटोमिक नंबर 24। तो देखिए क्रोमियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड क्यों है, एक्चुअल में अगर आप जो है अबाउ प्रिंसिपल लगाकर अगर आप भरते तो आपका कितना भरना चाहिए था, डी में आने चाहिए थे 4, डी में तो बनने चाहिए ना 4। अगर आप अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो पहले हम 4s को भरते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो आपके एक्चुअल में 4 बनने चाहिए थे, यहाँ पे डी में 4 आने चाहिए थे, और जो s है s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए थे यहाँ पर ऐसे। बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हाफ फील्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखो ये अगर फुली फील्ड रहेगा और ये आपका हाफ फील्ड भी नहीं है, तो ये कन्फिग्रेशन इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ये वाली, जिसमें ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है 1 2 3 4 5, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये आपका एक्सेप्शन होता है, ठीक है, एक क्रोमियम में होता है, कॉपर में भी होता है, तो ये एक्सेप्शन होता है और ये आपको याद रखना है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर आप जानते हैं, हम स्मॉल एल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या डिटरमाइन करता है, देखिए एज़ोमुथल क्वांटम नंबर से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं कैपिटल एल वेक्टर के साथ, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से निकालते हैं आप इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट में एल इंटू एल प्लस 1, इट इज़ दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। साथ में आपने क्या लगाया, बाहर रूट के बाहर आप लिखते हो h बाय में 2 पाई, ऐसे आप निकालते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो इससे। तो एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में देखो ये एल आ रहा है आपका, तो इट मीन्स आपका ये यूज़ होता है टू डिटरमाइन दी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए कॉपर की बात हमने की ही और कॉपर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब कॉपर की आपने लिखनी है तो देखिए सबसे पहले मैं कॉपर लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, पहले ग्राउंड स्टेट में लिख दूंगा फिर एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा। तो इसमें भी वही एक्सेप्शन आता है जो उसमें आता है, यानी इसकी भी डी ऑर्बिटल पूरी फील्ड होगी। तो मैं सीधा लिखता हूँ आर्गन 18 से, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये वहाँ पर बनाकर दिखा दिया है पीछे, तो सेम मैं कन्फिग्रेशन डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ आर्गन 18 3d10 4s1, ठीक है। भरते टाइम एस में पहले भरते हैं, डी में बाद में, और निकालते टाइम एस से पहले निकालते हैं और डी से बाद में, ये ध्यान रखना है आपने। दोबारा बता दूं, जब आप भरते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स को जब आप भर रहे होते हैं या आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होते हैं तो आप एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरते हैं 4s, और 3d को बाद में। ये तो आपने वहाँ पर अबाउ प्रिंसिपल में भी देखा होगा वो रूल लगाकर, या n+l रूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और निकालते टाइम जो है एस में से पहले निकालते हैं, तो ये है इसका एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये देखिए 18 1 19 और 10 29, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। यहाँ तक आपको आइडिया लग गया है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 4s2 और 3d9 ना कर कर हम 3d10 और 4s1 क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी वही है कि आपकी अगर दोनों हाफ रहेंगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, ये बता दिया। अब मैं चलता हूँ एक्साइटेड स्टेट पे। अब एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो 2 कहाँ से निकालने हैं, पहले मैंने कहा पहले एस में से निकलेगा और दूसरा डी में से निकलेगा। तो एक यहाँ से निकाल दिया, ये हो गया 0, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ बच गए 9,
तो क्या बन गया आपका, आपका बच गया है आर्गन और 3d9। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आ जाइए 8th क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी है। वैसे तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट होता है आपका n² टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, बट किस तरह से आता है ये लेट मी टेल यू। ठीक है, किस किस तरह से बनता है ये आपका आंसर। देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ, ठीक है, ऑर्बिट के हिसाब से चलते हैं ना, क्योंकि जो ऑर्बिट होती है, ये जो नंबर होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये क्या बताता है आपको, ये ऑर्बिट का नंबर बताता है। जैसे मान लीजिए ऑर्बिट अगर l लेकर चले आप, तो उसकी n की वैल्यू 1 है। तो l में क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी सबशेल आती हैं। देखिए सबशेल आती है, यहाँ पर मैं ऑर्बिट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबशेल। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर ऑर्बिटल लिखूँगा कि मैं ऑर्बिटल कितनी आती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल टोटल कितनी आएंगी। तो सबशेल हो गई 1s, 2s हो चुकी है, सॉरी माय मिस्टेक, 1s ही होती है, एक ही होगी ना, 1 है तो 1s। अब s में, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल आती है, तो इसलिए टोटल यहाँ पे 1 का 1 हो गया। तो ऑफ कोर्स 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद चलिए 2 पे, सॉरी यहाँ भी एक मिस्टेक हुई है कि ऑर्बिट पहली k होती है n1 के लिए, सॉरी। सो k हो गया, k के बाद l पे चलते हैं। l के लिए नंबर आ गया 2। अब 2 के लिए सबशेल कौन कौन सी होती हैं, सबशेल होती है, एक होती है 2s, ठीक है, एक होती है 2p। अब s में आपको पता है कि s में ऑर्बिटल एक ही होती है, और p में अभी आपको मैंने शेप्स के साथ बनाकर दिखाई थी, p में 3 होती हैं, एक px होगी, एक py होगी, एक pz होगी। ठीक है, तो एक ये और ये 3, तो 1 और 3 कितनी बन गई, ये देखिए 4 बन चुकी हैं। यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, वैसे एक m के लिए निकाल देता हूँ, m के लिए ये 3 हो गया, तो 3 के लिए देखिए 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। अब आप निकाल सकते हैं खुद से। s के लिए, s में एक ही ऑर्बिटल आती है, s सबशेल में, p सबशेल में 3 आती हैं और d में 5 आती हैं। तो ये देखिए कितना बन गया, 5 3 8 और 1 9। ये 9 क्या है, 3 का ही तो स्क्वायर है, तो इसलिए n² इज़ द आंसर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए आंसर किस तरह से बना। ठीक है, उसके बाद चलिए आप 9th क्वेश्चन पे। अब पूछा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेम होते हैं। तो इन्होंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बताओ यहाँ से कौन सा है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। कार्बन में आते हैं 6 क्योंकि इसका अटोमिक नंबर 6 है, प्लस ऑक्सीजन में आएंगे 8 क्योंकि इसका अटोमिक नंबर कितना है, 8 है। तो 8 और 6 कितने बन गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब आपको क्या देखना है, अब आप देखिए Cn नेगेटिव में, Cn नेगेटिव में क्यों, क्योंकि अब देखिए Cn नेगेटिव, तो पहले आप अकेले Cn का निकाल लो, फिर ये जो नेगेटिव है ये पूरे के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज आपको पता ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से याद करना होता है। देखिए जो इंसान नेगेटिव होता है, जो इंसान जो है वो नेगेटिव है, वो क्या करता है, वो हर चीज़ को लेता है। ठीक है, नेगेटिव लोग जो होते हैं, जो मतलब नेगेटिव इंसान है, तो वो मतलब उनके पास जितना भी धन होता है वो किसी को देते नहीं है, वो सबसे लेते हैं, छीनते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंसान होता है वो क्या होता है, वो दानवीर होता है, वो क्या करेगा, वो दान करेगा। ठीक है, तो वो देगा। तो यानी अगर किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आपने देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल देना है। और किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो आपने ऐड कर लेने हैं। तो कार्बन के पास 6 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसके इलेक्ट्रॉन 7। साथ में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है क्योंकि माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो ऐड कर दो, टोटल कितना बना, ये बन गया देखिए 6 6 12 और 7 6 13 और एक 14, तो यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट यू कैन से दैट ये और ये दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। उसके बाद चलते हैं आपका लास्ट पे, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको लाइन स्पेक्ट्रम याद करना है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में लाइमन आता है, बाल्मर आता है, पास्चन आता है, ब्रैकेट आता है एंड पी फंड भी आता है। ठीक है, अब इसमें आपको किस तरह से याद करना होता है, देखिए ये आपको याद करना है कि जो लाइमन जो है, लाइमन का अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, यूवी रीजन।
मतलब यहाँ जो रेडिएशंस निकलती हैं वो यूवी रीजन में निकलती हैं। बाल्मर के लिए होता है विजिबल रीजन, ठीक है, बाल्मर के लिए होता है विजिबल रीजन, और जो आखिरी के 3 होते हैं इनके लिए होता है इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, लास्ट के 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए विजिबल रीजन कौन सा है, तो विजिबल आता है बाल्मर, तो आपका ऑप्शन हो गया ये बी वाला ऑप्शन, बाल्मर इज द करेक्ट आंसर। ओके।